बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना फर्स्ट ईयर के तलबा अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर फिजिक्स ट्यूटर हाफिज एहसन अली। आई होप you are safe and sound by blessing of Allah Almighty। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी को ब्रीफली डिस्कस किया। उस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कैसे चेंज होती है और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कैसे चेंज होती है। लेकिन उस आर्टिकल से हम इस नतीजे पर पहुंचे कि एनर्जी एक से दूसरी के अंदर कन्वर्ट तो होती है लेकिन टोटल एनर्जी तब्दील नहीं होती। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी लेक्चर नंबर 53 नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या हैं? डियर स्टूडेंट, बोर्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इससे होता है और ये क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। जी, डेफिनेशन ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर नेचुरल सोर्सेज which are pollution free sources which produce clean form of energy without any wastage। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज ऐसे सोर्स होते हैं जो कि पोल्यूशन फ्री सोर्सेज होते हैं और बगैर किसी वेस्टेज के ये क्लीन एनर्जी की किस्म पैदा करते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस्ड क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी विदाउट एनी पोल्यूशन एंड एनी वेस्टेज। कि ऐसे एनर्जी सोर्सेज जो बगैर किसी ज़िया के और बगैर किसी पोल्यूशन के एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उन सोर्सेज को हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट, सोर्सेज कौन कौन से हैं? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कौन कौन से हैं? पहला, एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। समंदर की सतह पर जो लहरें उठती हैं उनसे जो एनर्जी हासिल की जाती है उसे कहा जाता है एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। पहले जो समंदर की सतह के ऊपर लहरें उठती हैं उनसे एनर्जी हासिल होती है, वो है एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। एनर्जी फ्रॉम वेव्स, पानी की सतह पर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनसे एनर्जी हासिल की जाती है। सोलर एनर्जी, सूरज की रोशनी जो होती है उससे जो एनर्जी हासिल की जाती है उसे कहते हैं सोलर एनर्जी। एनर्जी फ्रॉम बायोमास, जो गले सड़े पौधे होते हैं, उनके पत्ते होते हैं, रेजिड्यूल ऑफ क्रॉप्स, फसलों का बचा खुचा होता है, उनसे जो एनर्जी हम हासिल करते हैं उन्हें कहते हैं एनर्जी फ्रॉम बायोमास। जियोथर्मल एनर्जी, अब जमीन के अंदर कुछ गहराई के अंदर कुछ चट्टानें पिघली हुई हालत में होती हैं, उन चट्टानों से जो हम एनर्जी हासिल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ स्टीम विच इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। डियर स्टूडेंट, यानी कि हम जो समंदर की सतह पर लहरें उठती हैं उनसे एनर्जी हासिल करते हैं, जो पानी की सतह पर वेव्स पैदा होती हैं उनसे एनर्जी हासिल करते हैं, सूरज से हम एनर्जी हासिल करते हैं, जो बचा खुचा फसलों का बचा खुचा होता है दरख्तों से पौधों से जो हम एनर्जी हासिल करते हैं। उसके बाद जमीन के अंदर कुछ गहराई के ऊपर पिघली हुई चट्टानें होती हैं, उनसे हम जो है वो हीट की सूरत में या भाप की सूरत में या गर्म पानी की सूरत में एनर्जी हासिल करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर हम सिर्फ इसकी दो किस्में डिस्कस करेंगे, एक एनर्जी फ्रॉम टाइड्स और एक एनर्जी फ्रॉम वेव्स। एनर्जी फ्रॉम टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन मून एंड अर्थ। अब वो कहता है कि जमीन और चांद के दरमियान जो ग्रेविटेशनल पुल होती है उसकी वजह से समंदर की सतह के ऊपर जो है वो लहरें पैदा होती हैं। Tide produced twice a day and we stored water at high tide by constructing dam and we release water by controlled way to drive turbine and produce electricity। वो कहता है कि जो लहरें हैं वो एक दिन में 2 बार उठती हैं और इन लहरों को हम डैम बनाकर स्टोर कर लेते हैं और फिर कंट्रोल वे से उसी पानी को हम रिलीज करते हैं। वो पानी जब रिलीज होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की मदद से हम टर्बाइंस को चलाते हैं। जब टर्बाइंस को चलाते हैं तो उसके नतीजे में जो है वो जनरेटर चलता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। डियर स्टूडेंट, इन दोनों फिग के अंदर इस मैकेनिज्म को दिखाया गया है कि जब ये रिजर्वायर है जिसके अंदर पानी स्टोर किया जाता है, ये ओशियन है, जब ये दोनों का लेवल इक्वल होता है, अब यहां हमने क्या किया है, डैम कंस्ट्रक्ट किया है। क्या किया हुआ है? डैम कंस्ट्रक्ट किया हुआ है।
यहां पर ये डैम के अंदर एक वाल्व लगा होता है जिससे क्लोज किया होता है और यहां पे ये होती है टरबाइन। अब जब समंदर के ऊपर रात के वक्त लहरें उठती हैं तो लहरों की वजह से ये समंदर का पानी जो है ये ऊपर की तरफ लहरें उठती हैं और ये समंदर का पानी किधर आकर स्टोर होता है, रिजर्वायर में स्टोर हो जाता है। जब इस समंदर का पानी रिजर्वायर के अंदर स्टोर होता है, जब ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो रिजर्वायर के अंदर स्टोर होगा तो रिजर्वायर में पानी का लेवल राइज कर जाएगा और समंदर के अंदर जो पानी का लेवल है वो फॉल कर जाएगा। अब देखें जब इधर रिजर्वायर के अंदर पानी का लेवल राइज करता है तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि जब ये हाई लेवल पे होता है, ये लो लेवल पे होता है, पानी हमेशा हाई लेवल से लोअर लेवल की तरफ मूव करता है। अब हम क्या करते हैं, यहां पे जो वाल्व हमने क्लोज किया होता है इसको ओपन कर देते हैं तो पानी इस रिजर्वायर से वाल्व के जरिए टरबाइन से टकराता है और जब टरबाइन से टकराता है तो ये टरबाइन को क्या करता है, ये टरबाइन को मूव करवाता है। टरबाइन को क्या करता है, ये मूव करवाता है। जब टरबाइन को ये मूव करवाएगा तो जनरेटर इसके साथ अटैच होगा। जब जनरेटर इसके साथ होगा तो जनरेटर के चलने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। जी, दूसरा पॉइंट है एनर्जी फ्रॉम वेव्स। अब समंदर की सतह पर जब टाइडल वेव्स उठती हैं और समंदर की सतह के ऊपर से हवा जो है वो मूव करती है तो उस लहरों की वजह से और हवा के मूव करने की वजह से, हवा के ब्लो करने की वजह से समंदर की सतह के ऊपर स्ट्रॉन्ग वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग वेव जो हैं इनके साथ हमने किसी पॉइंट के ऊपर टरबाइन लगाई होती है। जब स्ट्रॉन्ग वेव्स उस टरबाइन से टकराती हैं तो वो टरबाइन को क्या करते हैं, टरबाइंस को मूव करवाते हैं, टरबाइंस को रन करवाती हैं। जब वो टरबाइंस को रन करवाती हैं तो उसके साथ जनरेटर अटैच होता है। जब जनरेटर रन करता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। The tidal movement and wind blowing on the surface of water produced strong waves on surface of water. The waves, अब कहता है कि जब समंदर की सतह पर लहरें और वेव्स, हवा के चलने से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो स्ट्रॉन्ग वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। जब वो स्ट्रॉन्ग वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो वो क्या करती हैं, जनरेटर को, टरबाइंस को चलाती हैं। टरबाइंस को चलाने से वो क्या चलाती हैं, जनरेटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब जब वेव्स हैं जब अप्स एंड डाउन होती हैं तो उनके अप्स एंड डाउन मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रांसफर होती है। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रांसफर होगी तो वही एनर्जी जब टरबाइन तक पहुंचेगी तो टरबाइन मूव करेंगी, टरबाइन जो है वो रन करेंगी, उससे जनरेटर रन करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये लिखा द वेव कैरी एनर्जी बाय अप एंड डाउन मूवमेंट of water and waves used to drive turbine and produced electricity. अब डियर स्टूडेंट, ये तो हवा की वजह से जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। फर्ज करें किसी पॉइंट के ऊपर समंदर पे हवा नहीं है या बहुत कम हवा है जो कि बहुत कम वेव्स प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उसके लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसे कहते हैं साल्टर डक। साल्टर डक एक ऐसा डिवाइस है जो प्रोफेसर साल्टर ने इन्वेंट किया और ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जो साल्टर डक है इसके दो फ्लोट के ऊपर मुश्तमिल होता है, एक डक फ्लोट और एक बैलेंस फ्लोट। एक डक फ्लोट और एक बैलेंस फ्लोट। अब इसके अगर हम डेफिनेशन करना चाहें तो क्या करेंगे, द डिवाइस विच यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद मूवमेंट ऑफ डक फ्लोट रिलेटिव टू बैलेंस फ्लोट। वो कहता है कि ऐसा डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से और इसमें जो है वो डक फ्लोट होती है रिलेटिव टू द बैलेंस फ्लोट। वो कहता है कि जो डक, हमारे पास जो डक फ्लोट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी या चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूस होता है बैलेंस फ्लोट के रेफरेंस से। द डिवाइस विच यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद द मूवमेंट ऑफ डक फ्लोट रिलेटिव टू ऑफ बैलेंस फ्लोट, कि जब बैलेंस फ्लोट के लिहाज से डक फ्लोट की मूवमेंट होती है, जब बैलेंस फ्लोट के लिहाज से डक फ्लोट की मूवमेंट होती है तो उसकी वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है तो उसी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। डियर स्टूडेंट, इस आर्टिकल के अंदर और बुक फर्स्ट ईयर के अंदर फिजिक्स के अंदर सिर्फ साल्टर डक की डेफिनेशन और उसके दो पार्ट्स की डिस्कशन थी। इसकी कंप्लीट डिस्कशन आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम इसको कंप्लीट डिस्कस नहीं करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जब वो एग्जाम पूछता है तो वो क्या पूछता है, डिफाइन साल्टर डक एंड इट्स पार्ट्स, कि साल्टर डक क्या है और उसके कौन कौन से हिस्से हैं। तो डियर स्टूडेंट, ओवरव्यू, इस आर्टिकल के अंदर हमने ये पढ़ा कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस क्या हैं
और इसकी कौन कौन सी किस्में हैं, और अंडर टाइड से हम एनर्जी कैसे हासिल करते हैं, और इसका मैकेनिज्म क्या है, और वेव की सूरत में एनर्जी कैसे हासिल की जाती है, और साल्टर डक क्या है, और साल्टर डक की वजह से हम इसकी कौन कौन सी किस तरह ये फ्लोट जो है वो साल्टर डक वर्क करता है, इसकी कंप्लीट वर्किंग इस आपके जो है वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। सिर्फ हम ये बताएंगे कि साल्टर डक है क्या, इसके दो पार्ट्स होते हैं, डक फ्लोट और बैलेंस फ्लोट। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन हो हमें व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासर हो। फी मानिल्लाह।